हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो ये आज 8वां लेसन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग के पास जो है समय बहुत कम है। तो समय को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि इसका एक मैराथन ले लिया जाए, ये जो भी अब आगे बचा हुआ है, और प्रैक्टिस सेट रेगुलर एक एक कराया जाए, जिससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट भी हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और मैराथन में आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक ही जगह मिल जाएंगी। उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ वही ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। तो इसी समय जितने कम समय में जितना ज़्यादा पढ़ लिया जाएगा वो ठीक रहेगा। और रिवीजन के माध्यम से क्या किया जाएगा कि प्रैक्टिस सेट भी साथ में एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे हम लोग। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका लेसन का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसका क्या नाम है? 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। आगे इसमें देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों में के उदय में मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलीं। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो ब्रिटिश भारत ने क्या किया था, ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया था कि ब्रिटिश सत्ता ने कब क्या किया कि पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक क्या किया, हड़प लिया था। ठीक, कब हड़पा? 1765 ईस्वी में। ठीक, ये सब मानचित्र में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, मोटे तौर पर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक, हुई थी। तो इससे क्या है कि 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तो यहीं पर देखिए आप लोग को पता चलता है तो यहीं पर हम देखते हैं कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ठीक, के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के संकट की स्थिति। और फिर उसके बाद देखते हैं कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब के दक्कन में लंबी 1679 में से क्या हुआ कि लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। आगे देखते हैं कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। आगे ये देखिए, भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, इसके बारे में दिया है कि जो कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आगे जो भी है उसको देखते हैं कि इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह
कौन ईरान का शासक कौन था? नादिर शाह था। ठीक, ने 1739 में, कब? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ईरान का शासक कौन था? नादिर शाह ने क्या किया कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। ठीक, नादिर शाह ने आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमदाबाद अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच पाँच बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। तो ये भी देखते हैं कि उसने कितनी बार आक्रमण किया था और कब किया था। उसने 5 बार आक्रमण किया था। कब किया था? 1748 से 1761 के बीच। कितनी बार और कहाँ, किस पर किया था? उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। तो क्या क्या इसमें वो, मतलब जब इस पर आक्रमण किया और क्या क्या लूटा, उसके बाद उसमें क्या क्या ले गया था? 60 लाख रुपए थे और कई हजार क्या थे? सोने के सिक्के थे। और लगभग कितना रुपए था? 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए थे। ठीक है, सोने के बर्तन में भी कुछ सोने के बर्तन थे और लगभग 50 करोड़ के रुपए के गहने भी थे और जवाहरात भी थे और अन्य चीज़ें वो क्या किया था, और भी कई चीज़ें थी जो कि वह ले गया था, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, वो मयूर सिंहासन भी ले गया था। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। क्या है कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे कि एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें क्या है कि अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कमी नहीं थी वे अब क्या हो गए थे? बेघर हो गए थे। नया शहर क्या है? शाहजहानाबाद, ठीक, अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ठीक, आगे देखते हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने इसे क्या किया? और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 गुटों में बटे हुए थे। कौन कौन से 2 गुटों में बटे थे? एक था ईरानी, दूसरा था तुरानी। ठीक, तुरानी जो था वो तुर्क मूल के थे। ठीक, काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुख सियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों कौन है? अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़ी जमींदारों ने क्या किया था कि बड़ी जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे अवध बंगाल, जैसे क्या था कि अवध बंगाल और हैदराबाद थे। ठीक, राजपूत के बारे में देखते हैं कि बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जब अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों
की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को क्या था कि जोधपुर के जो राजा थे वह अजीत सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने के नागौर को जीत लिया। तो जोधपुर में कौन सा राजघराना था? नागौर था। उसको क्या किया था? उन्होंने जीत लिया था और अपने राज्य में क्या किया? मिला लिया। फिर क्या था कि दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों, बूंदी क्या है? बूंदी भी क्या है? बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। तो किसने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी? सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक, कि उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। और कहाँ की सूबेदारी दी गई? 1722 में आगरा की। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़े पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में है ये। तो ये एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्या है कि 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। तो कितने वर्ष के लिए राजा जयसिंह जो है अपनी सत्ता में क्या किए थे? वो चरम सीमा पर थे। और 12 वर्ष के लिए वो कहाँ के सूबेदार रहे? आगरा के। और 5 या 6 वर्ष के लिए वो कहाँ के सूबेदार थे? मालवा के थे। ठीक, फिर उनके पास क्या था? एक विशाल सेना थी, तोपखाना था, भारी मात्रा में धन संपत्ति थी। और उनके पास क्या? और उनका प्रभाव जो है दिल्ली से लेकर कहाँ तक फैला हुआ था? नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं कि आज़ादी हासिल करना। फिर उसके बाद सिख जो है इसके बारे में देखते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। किस शताब्दी के दौरान? 17वीं शताब्दी के दौरान। और कैसे? राजनीतिक समुदाय के रूप में जो है वो गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो किसने लड़ी थी 1699 में खालसा पंथ के? 1699 में किसकी स्थापना हुई? कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक, आगे देखते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। ठीक, के बाद बंदा बहादुर, कौन था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। कब मारा गया उसे? कब बंदी बनाया गया? 1715 में। और मार कब दिया गया? 1716 में मार दिया गया था। ठीक, 18वीं शताब्दी के कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि क्या था कि यहाँ से 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने क्या किया कि सिखों ने अपने को पहले जत्था, ठीक, क्या था? जत्थों में फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। ठीक, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो पहले क्या किया था कि जत्था में किया था, फिर उसके बाद मिसलों में किया था, और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या थी? दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो किसानों से कितने प्रतिशत कर लिए जाते थे? 20%। ठीक, आगे देखते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। किसको प्रेरित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को। शासन उनके किया था कि शासन उनके भाग्य में है।
भाग में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। फिर आगे देखते हैं कि ये ब्रैकेट में है, अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। तो कब खालसा ने अपना सिक्का गढ़ा था? 1765 में। और गढ़ने के बाद क्या किया? सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर शाह के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आगे देखते हैं, ये मराठा के बारे में है। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। तो किसको चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया था? मुगलों को। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जब शिवाजी जी की मृत्यु हो गई तो मराठा राज्य जो है वो और भी प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, ठीक, के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो उस समय तो कौन सी पूरे क्या है, किसकी राजधानी बना? मराठा राज्य की। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। कब विस्तार हुआ था? 1720 से 1761 में। ठीक। कौन से राज्य का? मराठा साम्राज्य का। फिर उसने सनय और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे। तो 1720 के दशक क्या हुआ? कौन कौन छीना गया था? मालवा और गुजरात जो है वो मुगल से छीन लिए गए थे। 1730 के दशक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। जब 1737 में दिल्ली पर धावा यानी धावा बोलने के बाद क्या हुआ कि जो मराठा है उसको प्रभुत्व सीमाएं तेज़ी से उसकी प्रभुत्व सीमाएं जो होती हैं वह तेज़ी से बढ़ी और वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। कहाँ तक फैली थी कि वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु, ठीक, प्रदेशों तक फैल गई थी। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। पानीपत की तीसरी लड़ाई
क्या हम कहाँ पहुँचे हैं कि तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता है और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता है, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा के मराठों अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में सफलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपनी वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। ये देखते हैं कि जाट के बारे में क्या लिखा है कि अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। कब सुदृढ़ की थी, कब मजबूत की थी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में उसने अपने नेता चूड़ामन, उनके नेता कौन थे? चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। तो नादिर शाह ने कब किया था आक्रमण दिल्ली पर? 1739 पर। और तब क्या हुआ था कि तो दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र कौन थे? नादिर शाह के पुत्र जो थे वो जवाहिर शाह थे। कौन थे? जवाहिर शाह के पास कितने सैनिक थे? 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सब के बलबूते पर वह क्या किया था? मुगलों पर मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। तो देखिए ये लेसन जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, तो ये लेसन भी आज समाप्त होता है। तो ये आज जो है ये 7 की पूरी हिस्ट्री जो है, 7 की हिस्ट्री पूरी समाप्त हो गई है। और अब जो है एक प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट रेगुलर कराया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जो है प्रैक्टिस सेट भी साथ में करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और जो है ये इतना समाप्त होता है, अब आप लोग तैयारी करिए।